बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। देखिए, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि निर्वाचन आयोग किस प्रकार से कार्य करता है, कौन कौन से कार्य होते हैं और निर्वाचन प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन की प्रणाली के साथ साथ में परिसीमन का कार्य करता है, मतदाता सूचियों को निर्माण करता है, इसके बाद राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को, क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को के सदस्यों को मान्यता प्रदान करता है, इसके बाद राजनीतिक दल को मान्यता प्रदान करता है और उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। इसके बाद देखिए, महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं उसके तहत अपन ये मानते हैं कि राष्ट्रपति का जो एक पद है वो देश का प्रथम नागरिक होने के साथ साथ में तीनों सेनाओं का कमांडर भी माना जाता है और समस्त कार्यपाल का शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अतः भारतीय संविधान के तहत राष्ट्रपति को दो प्रकार की शक्तियां सौंपी गई हैं, एक सामान्यकालीन शक्तियां और एक आपातकालीन शक्तियां। सामान्यकालीन शक्तियों के तहत वह प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन करता है और विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति करने के बाद में कुछ न्यायिक कार्य भी सौंपे गए हैं, जिसे अपन चाहे तो कह सकते हैं कि व्यवस्थापन संबंधी शक्तियों के तहत वह सभी प्रकार के विधेयकों पर स्वीकृति प्रदान करता है। संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है तो अध्यादेश जारी करने का अधिकार रखता है। उच्च अधिकारियों की नियुक्ति के तहत अपन मानते हैं कि लोकसभा में बहुमत दल के आधार पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों की नियुक्ति वह प्रधानमंत्री के परामर्श से करता है। इसके अलावा देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए वह अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में राजदूतों की नियुक्ति, विदेश यात्राएं, वाणिज्य दूतों की नियुक्ति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में देश का प्रतिनिधित्व करने के साथ साथ में कुछ न्यायिक शक्तियां भी सौंपी गई हैं। जैसे कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के साथ साथ में अपन ये मानते हैं कि उसे क्षमादान की शक्ति भी प्राप्त होती है, या अपन ये कह सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए मृत्युदंड और आजीवन कारावास की सजा को कम करने या उसे क्षमा करने का अधिकार रखता है। लेकिन दूसरी जो महत्वपूर्ण शक्ति है उसे कहते हैं अपन आपातकालीन शक्ति। आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति को उन परिस्थितियों से निपटने के लिए प्रदान की गई हैं जब या तो बाहरी आक्रमण या देश की संवैधानिक व्यवस्था हो या वित्तीय क्षेत्र में कुछ ऐसे संकट पैदा होते हों जो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में देश की स्थिति को खराब करते हों और देश अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति नहीं करता। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना तो दूर, यहाँ तक कि प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था को भी संपन्न करने में जब असफल होता है तो ऐसी स्थिति को निपटने के लिए या इस स्थिति से निपटने के लिए उन्हें कुछ आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई। भारतीय संविधान के तहत 3 ऐसे अनुच्छेद हैं जो राष्ट्रपति को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह देश में या किसी क्षेत्र में चाहे तो आपातकाल लागू करने का अधिकार रखता है। लेकिन राष्ट्रपति चूंकि भारत में एक नाम मात्र की कार्यपाल का शक्ति के रूप में निहित है, तो अपन ये कह सकते हैं कि यह जो भी आपातकालीन शक्तियों का उपयोग करता है वह मंत्रिपरिषद के सहयोग के आधार पर या परामर्श के आधार पर ही करता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम आपातकालीन उपबंध या भारतीय संविधान में आपातकाल के कौन कौन से प्रावधान हैं। तो देखिए, सबसे पहले दे रखा है अनुच्छेद 352, जिसे अपन ये कह सकते हैं कि आक्रमण, बाहरी आक्रमण, आंतरिक विद्रोह या आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रपति चाहे तो किसी देश विशेष पर या किसी क्षेत्र विशेष के आधार पर या संपूर्ण देश पर अनुच्छेद 352 लागू करके राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। वैसे तो यह माना जाता है कि इस प्रकार की व्यवस्था निर्धारित की गई है, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1979 के तहत यह निर्धारित किया गया है कि राष्ट्रपति आंतरिक विद्रोह के आधार पर या आंतरिक विद्रोह के नाम पर अनुच्छेद 352 का उपयोग नहीं कर सकता। यह केवल उसी परिस्थिति में लागू किया जाता है जब किसी पड़ोसी मुल्क के द्वारा आक्रमण किया गया हो, युद्ध की स्थिति पैदा हुई हो, देश की एकता और अखंडता प्रभावित होती हो, इसी आधार पर अनुच्छेद 352 का उपयोग किया जा सकता है। सामान्यतः देखिए कि बाहरी आक्रमण एवं आंतरिक विद्रोह की स्थिति पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, लेकिन यह है मंत्रिपरिषद के परामर्श यानी कि विशेष तौर से प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्रियों के आधार इसे लागू किया जाता है। 44वें संविधान संशोधन के तहत बताया कि आंतरिक अशांति के आधार पर अनुच्छेद 352 का उपयोग नहीं किया जा सकता। लेकिन सामान्यतः देखिए इसका प्रभाव क्या पड़ता है। अनुच्छेद 352 का जब प्रभाव देखा जाता है तो अपन मानते हैं कि यदि किसी क्षेत्र विशेष पर
या संपूर्ण देश पर यदि अनुच्छेद 352 का उपयोग किया जाता है तो उस क्षेत्र की समस्त शासन व्यवस्था, कानून व्यवस्था सब केंद्र के पास चली जाती है। और यदि संपूर्ण देश पर इस प्रकार की व्यवस्था लगाई जाती है तो राज्यों की सारी शक्तियां केंद्र में निहित यानी कि संघीय संसद या संघीय कार्यपालिका में निहित हो जाती है। यहां तक कि व्यक्ति का अनुच्छेद 19 के तहत जो जीवन का अधिकार प्रदान किया गया है इसे भी निलंबित किया जा सकता है। तो विशेष तौर से देखा जाता है तो इसका प्रभाव अनुच्छेद 319 में या अनुच्छेद 319 के साथ साथ सभी मौलिक अधिकारों को निरस्त करने का पूर्ण रूप से राष्ट्रपति को अधिकार प्राप्त होता है। हालांकि देखा जाता है तो अनुच्छेद 352 का उपयोग भारत में लगभग 3 बार हो चुका है। पहला 1962 में भारत चीन युद्ध के समय अनुच्छेद 352 का उपयोग किया गया था। 1971 में भारत और पाकिस्तान के मध्य जब बांग्लादेश का विभाजन हुआ था तो उस समय इसकी आवश्यकता पड़ी, क्योंकि बांग्लादेशी शरणार्थियों का भारत में आगमन एवं पाकिस्तान के द्वारा भारत पर आरोप लगाया गया कि किसी न किसी रूप से पाकिस्तान का विभाजन भारत की देन है। इसके बाद 1975 में भी आपातकाल की लागू की गई थी और अनुच्छेद 352 का उपयोग किया गया था। सामान्यतः यह देखा जाता है कि अनुच्छेद 352 का उपयोग अब तक 3 बार हुआ है, लेकिन तीनों ही बार विशेष परिस्थितियों के आधार पर ही इसका उपयोग किया गया। इसके बाद दूसरा देखिए अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 इस बात का निर्धारण करता है कि यदि किसी राज्य की संवैधानिक व्यवस्था या कानून व्यवस्था या प्रशासनिक व्यवस्था संविधान के अनुरूप नहीं चल रही है तो ऐसी स्थिति में तो चाहे तो किसी भी रूप में अपन मान सकते हैं कि राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। हालांकि देखिए एक चीज और रह चुकी है आपकी कि अनुच्छेद 352 का जब उपयोग किया जाता है तो उसके लिए यह माना जाता है कि जब संसद का सत्र यानी प्रारंभ होता है, या अपन ये कह सकते हैं कि अनुच्छेद 352 का जब उपयोग किया जाता है तो 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों के उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है और इसे स्वीकृति जब तक प्राप्त नहीं होती तब तक अनुच्छेद 352 को लागू नहीं माना जा सकता। लेकिन यह भी बात फिक्स है कि प्रति 6 महीने बाद संसद की स्वीकृति अति आवश्यक होती है और यदि संसद की स्वीकृति मिलती रहती है तो आपातकाल को लागू माना जाता है और जब स्वीकृति नहीं प्राप्त होती है तो आपातकाल समाप्त कर दिया जाता है। इसके साथ साथ में यह भी माना जाता है कि 2/3 बहुमत की स्वीकृति दोनों सदनों के लिए आवश्यक होती है, लेकिन कुल सदस्यों के नहीं, उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता है। तो यह तो आपके अनुच्छेद 352 की बात थी। 356 के बारे में मैंने बताया कि यदि किसी राज्य की शासन व्यवस्था, कानून व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था यदि संविधान के अनुरूप नहीं चल रही होती है तो ऐसे समय पर राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह संसद की सहमति के आधार पर अनुच्छेद 356 का उपयोग उस राज्य में कर सकता है। विशेष तौर से देखा जाता है कि अनुच्छेद 356 का उपयोग अगर किया जाता है तो संसद उसे 6 महीने के लिए स्वीकृति प्रदान करता है। संसद 6 महीने के लिए जब स्वीकृति प्रदान कर देता है और यह अधिकतम यानी 3 वर्ष तक ही लागू होता है। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1979 से पूर्व इसका कार्यकाल लगभग 3 वर्ष था कि यह अधिकतम 3 वर्ष तक कार्य करता है। लेकिन बाद में इसमें संशोधन करने के बाद में यह निर्धारित कर दिया गया था कि संसद केवल 1 वर्ष के लिए निर्धारित की जाती है, या अपन ये कह सकते हैं कि संसद 1 वर्ष तक के लिए, या ये कह सकते हैं स्वीकृति प्रदान कर सकती है और अधिकतम 1 वर्ष ही राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, या अनुच्छेद 356 का उपयोग अधिकतम 1 वर्ष तक किया जा सकता है। लेकिन कुछ परिस्थितियां भी दे रखी हैं, जैसे कि अपन मानते हैं कि 1 वर्ष के बाद यदि ऐसा महसूस होता है कि अनुच्छेद 356 के साथ साथ बाहरी आक्रमण की आशंका है और अनुच्छेद 352 लागू कर दिया जाता है तो इसे फिर 6 महीने के लिए बढ़ा दिया जाता है। इसके बाद और परिस्थिति यदि इसको और बढ़ाना होता है तो उसके लिए आवश्यक होती है कि निर्वाचन आयोग इस बात की पुष्टि करता हो
कि इस समय चुनाव कराना संभव नहीं है, तो उस परिस्थिति में भी अधिकतम ये माना जाता है कि 3 वर्ष तक ही राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, लेकिन 3 वर्ष से अधिक किसी भी क्षेत्र में, या अपन ये कह सकते हैं कि अनुच्छेद 352 का उपयोग नहीं किया जा सकता। अंतर कुछ नहीं है, केवल सामान्यतः अपन ये मानते हैं कि 1979 से पूर्व भी 3 वर्ष का शासनकाल था, या अपन ये कह सकते हैं कि 3 वर्ष तक आपातकाल लागू किया जा सकता था, लेकिन उसमें अनुच्छेद 352 और निर्वाचन आयोग का कोई उल्लेख नहीं था। इन परिस्थितियों के आधार पर यह बांध दिया गया कि 1979 44वें संविधान संशोधन के बाद यह निर्धारित कर दिया कि आपातकाल के लिए अनुच्छेद 356 का उपयोग 1 वर्ष के लिए किया जा सकता है, लेकिन अनुच्छेद 352 की स्थिति होने पर इसे और बढ़ाया जा सकता है, और अधिकतम बढ़ाने की सीमा उस समय तक निर्धारित है जब तक कि निर्वाचन आयोग यह बात कहे कि इस समय चुनाव कराना संभव नहीं है। ऐसी तीनों ही परिस्थितियों को आधार मानकर अधिकतम 3 वर्ष तक ही राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। इसके बाद देखिए कि अनुच्छेद 356 का उपयोग करने के बाद में शासन व्यवस्था पर प्रभाव क्या पड़ता है। तो जिस राज्य में अनुच्छेद 356 का उपयोग किया जाता है, वहां की राज्य सूची के समस्त विषय जिन पर राज्य सरकारें कानून बनाती हो, वो सारे विषय संघीय संसद के पास में चले जाते हैं और राज्यों के पास में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते। राज्यों में नियुक्त किए गए राज्यपाल केंद्र के एजेंट के रूप में एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्य करता है, जबकि वहां की विधानसभा को पूर्ण रूप से भंग कर दिया जाता है। इसके बाद यह देखा जाता है कि समस्त शक्तियां केंद्र सरकार के पास तो चली ही जाती हैं, लेकिन साथ साथ में राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त होता है कि राज्य की जो निर्धारित संचित निधि है उसे व्यय करने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। यानी जिस प्रकार से केंद्र के लिए संचित निधि होती है, उसी प्रकार से राज्यों के लिए भी एक अलग से संचित निधि होती है। उस संचित निधि को खर्च करने का या व्यय करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास में होता है। साथ साथ ये भी देखा जाता है कि राज्य में रहने वाले नागरिकों के जीवन के अधिकार यानी कि अनुच्छेद 19 को भी निरस्त किया जा सकता है। विशेष तौर से ये प्रभाव पड़ने वाले हैं। जब तक राष्ट्रपति शासन लागू होता है, ये सारे अधिकार केंद्र सरकार के पास या राष्ट्रपति के पास, या अपन ये कह सकते हैं कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद के पास चले जाते हैं। अब तक इसका उपयोग अगर देखा जाता है तो लगभग 131 बार यानी किया जा चुका है। पहली बार 1951 में पंजाब में इसका उपयोग किया गया था। इसके बाद देखा जाता है कि अंतिम जो है 27 मार्च 2016 को जम्मू कश्मीर में जब शासन व्यवस्था अस्थिर थी, उस समय इसका उपयोग किया गया था। अब देखिए सामान्यतः अनुच्छेद 356 का उपयोग राष्ट्रपति या मंत्रिपरिषद स्वविवेक के आधार पर कर सकता है। 44वें संविधान संशोधन से पूर्व मुख्यमंत्री के परामर्श की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1979 के बाद यह निर्धारित कर दिया कि राज्यपाल राष्ट्रपति से अनुच्छेद 356 लागू करने के लिए तब तक सिफारिश नहीं कर सकता जब तक कि मुख्यमंत्री लिखित रूप में उससे अवगत नहीं कराए और मुख्यमंत्री की सहमति नहीं हो। इसी के कारण थोड़ा बहुत इस पर लगाम लगा है। अन्यथा अधिकांशतः विपक्ष की सरकारों को गिराने में राज्यपाल ने केंद्र के एजेंट के रूप में तो भूमिका निभाई है, लेकिन साथ साथ में इस आपातकालीन शक्तियों का केंद्र सरकार ने दुरुपयोग किया है। इसके बाद तीसरा और महत्वपूर्ण है आपका अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 एक प्रकार से वह वित्तीय आपातकाल है जिसके तहत राष्ट्रपति को इस चीज की लिखित रूप में सूचना मंत्रिपरिषद के द्वारा या अन्य उच्च अधिकारियों के द्वारा महसूस किया जाता हो कि देश की अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर हो चुकी है और प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुकी है, विदेशी कर्ज अधिक बढ़ चुका हो, देश में उत्पादन वृद्धि और निवेश बहुत कम मात्रा में हो रहा हो। ऐसी स्थिति में चाहे तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 का उपयोग कर सकता है। लेकिन विशेष तौर से देखी जाती है कि अनुच्छेद 360 का उपयोग अभी तक किया नहीं गया है और भारत में कभी वित्तीय आपातकाल को ना तो घोषित किया गया है और ना ही होने की कभी संभावना है। अनुच्छेद 360 के लागू करने के बाद इसका प्रभाव सबसे अधिक क्या पड़ता है?
कि राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त होता है कि वह उच्च अधिकारियों से लेकर निम्न अधिकारियों तक के वेतनों में कटौती कर सकता है, चाहे तो नए कर लगाने के आदेश जारी कर सकता है, किसी भी प्रकार के वित्तीय निगमों या पुरानी योजनाओं को समाप्त कर सकता है और वित्तीय आधार पर जो केंद्र को मजबूत बनाती है ऐसी योजनाओं को वह चालू कर सकता है या संचालित कर सकता है। सामान्यतः अनुच्छेद 360 एक प्रकार से अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र पर पड़ने वाला वह प्रभाव है जिस पर यदि देश की अर्थव्यवस्था न्यूनतम स्तर पर पहुंच जाती है तो विदेशी कर्ज नहीं मिलने के कारण अधिकांश देश इस आपातकाल का उपयोग नहीं करते। अधिकांशतः देखा जाता है चाहे प्रति व्यक्ति आय कितनी भी क्यों ना हो, लेकिन देश में विशेष परिस्थितियां होने पर या बिल्कुल ऐसी स्थिति होती है जहां पर भुखमरी और प्रति व्यक्ति आय इतनी न्यूनतम होती है कि अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता हो, उस समय ही चाहे तो अनुच्छेद 360 या आपातकालीन या यह कह सकते हैं कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, इससे पूर्व नहीं की जा सकती। हालांकि अपन ये मानते हैं कि इन तीनों ही शक्तियों को राष्ट्रपति को सौंपा गया है, लेकिन इन तीनों शक्तियों का उपयोग राष्ट्रपति के द्वारा नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है, क्योंकि भारत की शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति को नाममात्र शक्तियां सौंपी गई हैं, जबकि वास्तविक कार्यपाल का शक्ति के रूप में प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद कार्य करता है। हालांकि कुछ विद्वान इस बात को मानते हैं कि आपातकालीन शक्तियां का आलोचनात्मक मूल्यांकन भी करते हैं कि आपातकालीन शक्तियां जहां राष्ट्रीय एकता और अखंडता और विशेष परिस्थितियों से निपटने के लिए आवश्यक है, लेकिन विशेष परिस्थितियों के साथ साथ जब केंद्र सरकार अपनी नीतियों को स्पष्ट नहीं करते हुए अपनी पार्टी हित या अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जब इस शक्ति का दुरुपयोग करता है तो यह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के लिए बहुत हानिकारक सिद्ध होता है। तो इस आधार पर अपन कह सकते हैं कि राष्ट्रपति को जो शक्तियां दी गई हैं उसमें जो आपातकालीन उपबंध हैं वो विशेष महत्व रखते हैं। और आज के टॉपिक में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।